हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अपनी क्लास 11th में जो हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर 6 है दैट इज कॉस्ट, इसका फुल चैप्टर रिवीजन। मतलब कि इस वीडियो में हम ये पूरा जो चैप्टर है हमारा ये कंप्लीट कर लेंगे। मतलब कि ये क्या है, ये हमारा वन शॉट रिवीजन। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो चैप्टर है ये किसके अकॉर्डिंग है, ये चैप्टर कॉस्ट, दिस इज अकॉर्डिंग टू आवर रेफरेंस बुक संदीप गर्ग। हम लोगों ने एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर ली है, उसके एक एक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। और जब हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं तो उसके पहले ये जरूरी हो जाता है कि आप जो हो, आपका जो एक डिटेल्ड डिस्कशन है वो कंप्लीट कर लो। बिकॉज स्टूडेंट्स, जब मैं ये बोल रही हूँ कि ये है वन शॉट रिवीजन, तो उसके टर्म में आ गया कि ये रिवीजन है, तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोगों को इस वीडियो को देखना है। बिकॉज इसके पीछे का रीजन ये है कि स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली चीज है कि जब मैं एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में पढ़ा रही थी और जब मैं पूरे सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ा रही हूँ तो डिफरेंस तो हो गई। जितना डिटेल में मैंने आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया उतना डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो हो, आपका पूरा जो कंसेप्चुअल चीजें हैं अच्छे से कंप्लीट कर लो, हर एक चीज को जो है अच्छे से डिटेल में पढ़ लो, फिर उसके बाद में इस वीडियो को देखो और अपना जो रिवीजन है ये क्या करो, कंप्लीट करो। ठीक है, तो आई गेस कि इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है। नाउ कॉस्ट क्यों पढ़ना है, कॉस्ट को पढ़ने की क्या जरूरत है? तो देखो स्टूडेंट्स, कोई भी छोटा सा भी अगर हम काम करेंगे तो वो क्या है, वो है कॉस्ट। अगर कोई भी एक जो एंटरप्राइज है, कोई भी एक फैक्ट्री है, उसमें अगर छोटे से छोटा काम भी हो रहा है तो उसमें कॉस्ट इनकर की जा रही है, राइट। अगर देखो एक सिंपल सा अगर हम एग्जाम्पल लें तो चलो हमारे पास में हमारा एक घर पर ही एक हम कुछ भी छोटी सी चीज कर रहे हैं, जैसे कि मान लो हम लोग जो है फैब्रिक से कुछ भी जो है फैब्रिक से और जो फर्दर चीजें बनती है वो हम लोग घर पे बनाते हैं। अब कोई फैक्ट्री वैक्ट्री हमने सेटअप नहीं किया, हम घर पर ही जो है वो चीज कर रहे हैं, तो क्या आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा? लगेगा। क्या लगेगा? जो आप उसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज करने वाले हो उसका कॉस्ट लगेगा, राइट। आपको जो है कुछ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी ना मिल रहा है, आपको कुछ ना कुछ जो है कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। तो अगर हम कोई भी जो है पर्टिकुलर काम करते हैं, कोई भी छोटा सा काम करो या बड़ा काम करो, कॉस्ट तो इनकर करना पड़ता ही है। तो अब कॉस्ट को हम कैसे मेजर करते हैं, कॉस्ट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कॉस्ट का क्या मतलब होता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। और इसीलिए ये जो चैप्टर है ये बनता है हमारे बुक का पार्ट, हमारे सिलेबस का पार्ट। बिकॉज अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें कॉस्ट के बारे में पढ़ना भी जरूरी है। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में कॉस्ट कहां से इनकर की जा रही है, कॉस्ट कैसी कैसी टाइप की है, क्या क्या काइंड की है, ये सब कुछ पढ़ना जो है हमारे लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद आवर चैप्टर। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में सिर्फ और सिर्फ हम जो है अपने टॉपिक के नेम्स देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास में टॉपिक आते हैं स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है, इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे ही दिया है। फिर आता है मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट रन कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट क्या है, जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, और इनके बीच में जो वेरियस जो हमारे काइंड्स ऑफ कॉस्ट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा होता है, हम ये समझेंगे। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं विथ मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या है स्टूडेंट्स? कॉस्ट इज दी टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। ठीक है, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है टोटल एक्सपेंडिचर जो कि इनकर किया जाता है एक कमोडिटी को बनाने में। जैसे कि ये वॉच है, इस वॉच को बनाने में जितना भी कॉस्ट इनकर किया गया, जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर किया गया, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। ओके, इसके जो भी वेरियस जो भी इसमें आइटम्स लगे, जो भी रॉ मटेरियल्स
चार्जेस लगे, इसके टेक्निकली जो भी चीजें लगी, उसके बाद में लेबर को कितना मनी दिया, हर एक चीज, ठीक है। इसको बनाने में इन टोटल किसको कितना मनी देना पड़ा, कितना हमें एक्सपेंस इनकर करना पड़ा, वो सब कुछ क्या होता है, वो सब कुछ होता है कॉस्ट, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी चीज हमें समझ में आ गई कि कॉस्ट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। अब अगर एकदम घरेलू हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें स्टूडेंट्स, तो जैसे कि घर में मम्मी ने क्या बनाई, सब्जी बनाई, ठीक है। अब ये सब्जी को बनाई है, अगर मम्मी ने सब्जी बनाई है तो उसके लिए पहले हमें जो रॉ वेजिटेबल्स है उन्हें खरीदना पड़ा, उसके बाद में उसमें लगने वाले जो मसाले हैं वो लेना पड़ा, उसके बाद में जो गैस सिलेंडर है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, राइट, क्योंकि वो भी तो यूज हो रहा है इसमें। उसके अलावा वो जिस यूटेंसिल में बनती है उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो जो एक स्पून है जिससे हम पूरी सब्जी को चलाते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजों की जरूरत है। तो इस सब्जी को बनाने में इन सबका जो है कॉस्ट साथ में इंक्लूडेड है, ओके। तो ये जो एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड है, तो इस सारे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ, इकोनॉमिक्स में कॉस्ट किसका सम टोटल है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स और पेमेंट्स मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हो गया, जो आउटसाइडर्स ने कोई भी अपनी फैक्टर सर्विस दी तो उसे जितना हमने एक्सपेंस पे किया, उसे जितना हमने मनी पे किया, वो होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट मतलब कि बाहर वाला कॉस्ट, ठीक है। यह एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के बाहर से अगर आपने कोई भी फैक्टर सर्विस जो है वो हायर की है तो उसको जो आप मनी पे कर रहे हो वो होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। और इम्प्लिसिट क्या हो गया, इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर्स, ठीक है। अब देखो एकदम सिंपल सी चीज समझते हैं जिससे कि हमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि इस फैक्ट्री के जो ओनर है वो कौन है, मैं, ठीक है। दैट इज इस फैक्ट्री की ओनर कौन हो गई, साक्षी जो है वो इस फैक्ट्री की ओनर हो गई है। इसके बाद में स्टूडेंट्स, अब देखो मैंने कोई भी अपनी सर्विस प्रोवाइड की, जैसे कि मान लो कि मेरी ये जो फैक्ट्री है ये किस चीज की फैक्ट्री है, तो यहाँ पर जो है मेकअप प्रोडक्ट्स बनते हैं, दैट इज मैं इसको लिख दूं कॉस्मेटिक्स लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है कॉस्मेटिक्स जो है ये बनाए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स की फैक्ट्री है हमारी। तो अब मेरी जो भी सर्विसेज मैंने प्रोवाइड की, मैंने यहाँ पर जो है अपना कैपिटल लगाया, ठीक है, मनी मैंने लगाया, उसके बाद में मैंने अपना माइंड लगाया, मैंने जो है आइडियाज जनरेट किए और ये सब कुछ किया। तो इन सब के लिए स्टूडेंट्स अगर ये साक्षी को छोड़कर और कोई पर्सन करता, मान लो एक और हम पर्सन ले लेते हैं लवीना, ठीक है। मान लो कि साक्षी के अलावा लवीना जो है वो ये सब कुछ अगर करती, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मुझे उसे क्या करना पड़ता, पे करना पड़ता, राइट। अगर मैं उसका आइडिया ले रही हूं, अगर मैंने किसी एक पर्सन को हायर किया है कि आप जो हो बताओगे कि इस कंपनी में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, मनी पे करना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ये मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो मतलब कि जो साक्षी है वो ओनर है, इसलिए उसने जो है उस पर कुछ मनी नहीं लिया। मैंने अपना आइडिया दिया तो मैंने अपना मनी नहीं लिया। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने आइडिया दिया तो अब ये कंपनी मुझे पे करेगी। भाई कंपनी क्यों पे करेगी, जब ये आइडिया है, ये आइडिया अगर अच्छा होगा, अगर ये प्रॉपर एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इससे प्रॉफिट अर्न होगा और ये प्रॉफिट इन रिटर्न साक्षी के पास ही जाने वाला है, राइट। तो ये जो है स्टूडेंट्स की अगर साक्षी नहीं तो लवीना करती, लवीना अगर ये आइडिया जनरेट करती या कुछ भी जो है वो अगर अपना जो है यहाँ पर माइंड लगाती, अपनी फैक्टर सर्विसेज देती, तो इसे जो है मुझे पेमेंट करना पड़ता, ठीक है। तो ये कितना पेमेंट करना पड़ता मुझे, उस मनी को हम लेते हैं और उसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब कि अगर ये ओनर नहीं होती, ठीक है, अगर ये सारा काम ओनर नहीं करती तो जो दूसरा पर्सन करता उसे हम पेमेंट करते, तो उस कॉस्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। दैट इज इसमें हमने एक्चुअल में साक्षी को कुछ पे नहीं किया, लेकिन अगर वही लवीना होती तो उसको पे करते, ठीक है।
तो साक्षी को कुछ पे नहीं किया है, तो अगर उसे हमें पे करना होता तो हम कितना पे करते, उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। और एक्सप्लिसिट क्या हो गया, अब जैसे कि मैंने लवीना को हायर किया है कि आप जो यहाँ पर वर्क करोगे, इसके अलावा मैंने हायर किया है आयुषी को, ठीक है, कि आयुषी आप भी यहाँ पर जो हो वर्क करोगे, आप भी अपना जो है आइडियाज जनरेट करोगे, या आप जो क्या करोगे, आप मैनेज करोगे इस पूरी उसको। तो इसके लिए जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, अब अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं हमें, और फैक्टर सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी को, तो ये कंपनी उन्हें पे कर रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर रहे। तो ये लोग कौन हुए, लवीना आयुषी, ये लोग कौन हुए, ये हुए आउटसाइडर्स। ऑलराइट, ये कौन है, ये है आउटसाइडर्स। और जो मैं ओनर हूं, मैं क्या हूं, मैं ओनर हो गई, ठीक है, तो साक्षी ओनर हो गई, ये हो गए आउटसाइडर्स। तो इनको जो पेमेंट किया वो मैंने एक्चुअल में पेमेंट किया है, राइट। जैसे कि मान लो कि लवीना को जो हूं मैं पर मंथ 40,000 क्या कर रही हूं, पे कर रही हूं, ठीक है, 40K इसे पे कर रही हूं, एंड 40K जो हूं मैं आयुषी को पे कर रही हूं। तो ये जो है ये 40K ये क्या है, ये हमारी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। और ये वाला जो मनी है ये किस में आता है, ये आता है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में, ठीक है। तो आई गेस कि आप लोगों को एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों का जो मतलब है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हो गया, जो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर इनकर किया गया, और इम्प्लिसिट क्या हो गया, जो कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि इतना जो है हमने एस्टिमेट किया कि इतना एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ता। ऑलराइट, तो ये दो टाइप की क्या होती है, कॉस्ट होती है। इन दोनों में ही बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि मैडम क्या एक्सप्लिसिट क्या है, इम्प्लिसिट क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आई गेस कि अब तो आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा कि कौन से कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं और कौन से कॉस्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ऑलराइट, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि कॉस्ट क्या होता है। अब एक और जो है कंक्लूडिंग जो हमारी कॉस्ट का मतलब है वो हम लोग बताने वाले हैं। सो कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एंड imputed value of the inputs supplied by the owners, that is implicit cost, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। इसमें हम जो है जो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं उसे भी इंक्लूड करते हैं, साथ ही साथ में जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, दैट इज जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है कि इतना जो है एक्सपेंडिचर इनकर किया जाएगा, वो भी इंक्लूड किया जाता है उसमें, ठीक है। तो जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों ही। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को जो कॉस्ट का मतलब है और जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ये इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक इनके जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं सब में हम जो है हर एक चैप्टर में हम उसका फंक्शन पढ़ते हैं। लाइक हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड फंक्शन, फिर प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, वैसे ही क्या पढ़ेंगे हम, कॉस्ट फंक्शन पढ़ेंगे। अब कॉस्ट का फंक्शन किसके साथ में हो सकता है, कॉस्ट का रिलेशनशिप हम किसके साथ में बताएंगे स्टूडेंट्स, तो कॉस्ट का रिलेशनशिप हम बताते हैं क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के साथ में। जितनी आउटपुट प्रोड्यूस होगी उतनी कॉस्ट इनकर होगी, है ना। जैसे ही आपकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ने लगेगी वैसे ही कॉस्ट बढ़ने लगेगा। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर मेरी जो कंपनी है वो 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही है, तो लेट्स से कि इसमें जो है ये जो 10 यूनिट का प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को करने के लिए मान लीजिए कि 1000 रुपीज जो है वो एक्सपेंडिचर, 1000 रुपीज का एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ता है। यही जो हमारी सेम कंपनी है, ये 10 की जगह पर अब 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने लगे, तो क्या ये 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन 1000 रुपीज में कर पाएगी, नहीं। जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि ये कितना हो जाए, ये हो जाए हमारा 2000 रुपीज का। ऑलराइट, तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा एक फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में, कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है हमारी वो कितनी है, क्या है, उसके हिसाब से जो है कॉस्ट चलता है। ऑलराइट, तो कॉस्ट क्या है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड आपके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। तो कॉस्ट फंक्शन रिफर्स टू दी functional relationship between cost and output. It is expressed as C is equals to F of Q, ठीक है। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इस वे में कि कॉस्ट क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच का, F of Q, मतलब कि Q का, दैट इज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का।
ऑलराइट, तो यहाँ पर C क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, Q हो गया हमारा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एंड F हो गया हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो आई गेस की कॉस्ट फंक्शन का जो मतलब है आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। फिर आगे आता है हमारे शॉर्ट रन कॉस्ट। तो देखो शॉर्ट रन कॉस्ट जो है वो दो टाइप्स में हम लोग ले सकते हैं, एक होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो है आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज जो हमारा प्रोडक्शन वाला चैप्टर था, प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर था, उसे यहाँ पर वापस जो है आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था वो जो चैप्टर था उसमें हमने दो जो है हमारे क्या पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था शॉर्ट रन, राइट, और एक हमने पढ़ा था लॉन्ग रन। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हर एक चीज को आपको जो है सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, बिकॉज हर एक चैप्टर जो है वो अपने प्रीवियस वाले चैप्टर से थोड़ा बहुत जो है मिक्स्ड अप रहता है। तो वहां पर हमने पढ़ा था शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, राइट। अब शॉर्ट रन में हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट रन में हमने पढ़ा था कि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कि अगर हमें अपना प्रोडक्शन चेंज करना है, अगर हमें अपनी प्रोडक्शन में कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि जब शॉर्ट रन की बात होती है तो शॉर्ट रन में दो काइंड ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं। कौन कौन से, वो आता है एक हमारा फिक्स्ड फैक्टर जो कि फिक्स्ड ही रहता है शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन जो है वो इतना छोटा टाइम पीरियड होता है कि उसमें फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं हो सकता है। और दूसरा होता है हमारे वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि कम टाइम पीरियड में भी चेंज किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या लिया था, एग्जाम्पल के लिए जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर था वो था लैंड, और जो वेरिएबल फैक्टर था वो क्या था, वो था लेबर। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर नाम की चीज कोई नहीं होती है। ठीक है, वो होता है लॉन्ग रन। तो अब देखो हमारे पास में टॉपिक क्या है, शॉर्ट रन कॉस्ट। तो शॉर्ट रन कॉस्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिंपल सी चीज है, जो शॉर्ट रन में हम फैक्टर्स यूज कर रहे हैं उनका जो कॉस्ट है वो शॉर्ट रन कॉस्ट आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो हमारे ये दो टाइप्स हैं वो क्या है, एक है आपका फिक्स्ड कॉस्ट और एक क्या है आपका वेरिएबल कॉस्ट। ये जो फिक्स्ड फैक्टर है इससे आपको मिलेगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट, और ये वेरिएबल फैक्टर से क्या मिलेगा, वेरिएबल फैक्टर से आपको मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि शॉर्ट रन कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट आने वाले हैं। अब इसको फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को हम दोनों ही को ही जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। बाकी आई गेस कि आप लोगों को फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर का मतलब पता है। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन में हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पढ़ के आए हैं, आई गेस कि आप लोगों को वो अच्छे से याद है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में सबसे पहले टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट नहीं, यहाँ पर लिखो स्टूडेंट्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यह आएगा आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज टीएफसी, और फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को हम या तो एफसी दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अब ये कौन सी कॉस्ट हो गई, देखो सिंपल सी बात है, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, कहां से आई, फिक्स्ड फैक्टर से आई। फिक्स्ड फैक्टर हमने क्या लिया था, लैंड लिया। ठीक है, जो लैंड है क्या वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, मतलब कि क्या वो आपके शॉर्ट रन में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है इसमें क्या है, नो चेंज है। ऑलराइट, अब जब इसकी नो चेंज है, ठीक है, जो लैंड है उसकी जो क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं है। मान लो कि लैंड का जो रेंट है वो पर मंथ है ₹2000, या फिर बोल दे हम लोग 6000, 2000 ज्यादा ही कम हो गया। लैंड का जो रेट है वो है 6000 रुपीज का। अब जब इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, जब इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो ये 6000 जो है वो एज इट इज 6000 ही रहने वाला है ना, इसमें भी चेंजेस नहीं होंगे। तो आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, या हम बोले फिक्स्ड कॉस्ट है, ये कैसा कॉस्ट हो गया, जो कि चेंज नहीं होता है विथ लेवल ऑफ आउटपुट। आपका लैंड तो उतना ही है ना, अगर आपका आउटपुट 10 यूनिट हो या आपका आउटपुट 20 यूनिट हो, आपका जो लैंड है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो जितना है वो उतना ही है। ठीक है, तो लैंड एरिया में कोई चेंजेस नहीं है, तो उसका जो रेंट है उसमें भी चेंजेस नहीं होगा। तो जो फिक्स्ड वेरिएबल
होते हैं उन पर जो कॉस्ट इनकर किया जाता है, सॉरी जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, नॉट वेरिएबल, जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं उन पर जो कॉस्ट इनकर किया जाता है वो होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। और साथ ही साथ में ये याद रखना कि फिक्स्ड कॉस्ट बोला है मतलब कि ऐसा कॉस्ट जो कि फिक्स है, ठीक है। दैट मीन्स कि विद दी चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट ये जो कॉस्ट है ये चेंज नहीं होने वाला है। ऑलराइट, तो ये होता है क्या आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिर हम इसे फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं। सो फिक्स्ड कॉस्ट रिफर टू दोस कॉस्ट व्हिच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गए, ये वो कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली वेरी नहीं करते हैं विद द लेवल ऑफ आउटपुट। All right. For example, rent for premises, interest on loan, salary of permanent staff, insurance premium, etc. क्या होगा इसके एग्जाम्पल क्या ये रेंट ऑफ प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस पर रेंट हमें देना ही पड़ेगा, वो फिक्स्ड ही रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर इंटरेस्ट, ठीक है। मैंने जो है 1 लाख या 10 लाख का जो है लोन लिया, इस पर जो है मुझे 2% इंटरेस्ट पे करना है हर मंथ, तो मुझे उतना ही पे करना है। ये कॉस्ट इनकर किया ही किया जाएगा, राइट, हम इससे नहीं बच सकते। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, जो परमानेंट स्टाफ है वो परमानेंट है, उसे हर मंथ जो है सैलरी पे करनी ही है, तो वो भी क्या हो गया, वो भी हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसा थोड़ी ना कि हमने जो है क्वांटिटी चेंज की हमारे आउटपुट की, हम जो है अब कम या ज्यादा यूनिट्स बना रहे हैं तो हमारे स्टाफ अगर कम हो गए हैं तो अब हमें कम पे करना है। वो परमानेंट स्टाफ है तो वो परमानेंट ही रहेगा, आपकी अगर आउटपुट ज्यादा हो या कम हो, ठीक है। तो ये जो है सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ भी क्या है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। इंश्योरेंस प्रीमियर एक्सेट्रा, ये सब कुछ किसमें आता है, ये सब कुछ आपके फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। All right, the payment of these factors remain fixed irrespective of the level of output. ये जो पेमेंट है इन सारे एक्सपेंसेस के लिए, इन सारे फैक्टर्स के लिए, ये क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है irrespective of the level of output. लेवल ऑफ आउटपुट चेंज भी हो तो भी इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ये फिक्स्ड ही रहते हैं। अगर हमारा जो है हम अगर ये बोले कि कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है, उसमें जो है कोई भी और फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिल्कुल पे करना पड़ेगा, क्योंकि लोन तो हमने लिया है तो अब उस पे इंटरेस्ट भी पे करना ही पड़ेगा। जो रेंट है वो पे करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। वो सिर्फ एक ही केस में नहीं पे करना पड़ेगा कि वो जो लैंड है वो आपने या तो क्या कर दिया है, बेच दिया या कुछ भी किया हो उसका, ठीक है। बस अब उसकी जो ओनरशिप है वो आपके पास नहीं है तो आप उसका रेंट पे नहीं करोगे, अदरवाइज तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। परमानेंट स्टाफ, अगर आपकी कंपनी बंद हो जाए तो ही आपके परमानेंट स्टाफ जाने वाले, नहीं तो परमानेंट स्टाफ कहां से चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये लेवल ऑफ आउटपुट के बिना भी जो है ये सारे एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं। अब अगर हम जो है बहुत प्रॉफिट अर्न करने लगे, हमारी जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है वो अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज भी हो जाए तो भी जो इंटरेस्ट है लोन पर वो तो उतना ही है ना। ऐसा थोड़ी ना बोलेगी बैंक की नहीं नहीं अब जो है आप बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो अब हम जो है आपसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो बचा हुआ है उस पर हाई इंटरेस्ट पे करो, ऐसा नहीं होगा ना। इंटरेस्ट तो उतना का उतना ही रहेगा, चाहे आपका आउटपुट बढ़े चाहे आपका आउटपुट डिक्रीज हो, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये वाली चीज भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। Fixed cost remains the same whether output is large, small or even zero. फिक्स्ड कॉस्ट कैसी रहती है, सेम रहती है, चाहे आउटपुट ज्यादा हो, कम हो या जीरो भी हो तो भी। और यही चीज मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की है। तो आई गेस कि ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो कंसेप्ट है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। यह आता है क्या हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का शेड्यूल। यहां पर हमारे पास में आउटपुट गिवन है यूनिट्स में और टीएफसी गिवन है, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है किसमें, रुपीज में, ठीक है। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि जो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, 12 है। ऑलराइट, जब आउटपुट 0 यूनिट था स्टूडेंट्स तब भी ये 12 था, जब आउटपुट बढ़ा तब भी ये उतना ही है, आउटपुट और इंक्रीज होता गया फिर भी ये जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कैसा है, वो एज इट इज सेम ही है।
उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ऑलराइट, तो ये क्या बनता है, ये बनता है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का शेड्यूल। इसके बाद में इसी का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, जिसमें कि जो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कैसा आने वाला है, वो आने वाली है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों, बिकॉज जो ये कॉस्ट है वो कैसा है, वो कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन बनी है, और वो भी कैसी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आपका कॉस्ट बढ़ता कम होता को तो कुछ आपकी जो ग्राफ है वो ऐसी बनती, लेकिन जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है स्टूडेंट्स, वो हमेशा जो है ऐसा ही बनता है, यही सेम कर्व रहता है, ठीक है। अब इसका जो कर्व है वो आपको बनाना कैसे, आप y एक्सिस पर लोगे क्या, फिक्स्ड कॉस्ट, और एक्स एक्सिस पर लोगे आप आउटपुट, ठीक है। देखो आउटपुट हमने लिखा 0 1 2 3 4 5, और जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमने लिखी, और क्योंकि हमें पता है कि ये कांस्टेंट ही रहती है, इसलिए जो है यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ गई है जो कि किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये जो है स्टूडेंट्स, ये हमेशा, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमेशा इनकर की जाती है, भले ही जो आपका आउटपुट है वो 0 क्यों ना हो। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में इनकर नहीं की जाएगी कि आपने जो है आपकी कंपनी बंद ही कर दी, या आपका जो प्रोडक्शन जो पूरा फंक्शन है वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो बंद ही कर दिया है, बिल्कुल अब जो है आपने उस पर जो है फुल स्टॉप लगा दिया है। अगर वो हुआ है तो ठीक है, तो आपके कॉस्ट रुक सकते हैं, बट अगर चल रही है तो जो कॉस्ट है वो इनकर किए जाएंगे, चाहे आपके 0 जो है आउटपुट क्यों ना हो, ठीक है। तो इसलिए ये जो है 0 लेवल पर भी सेम आपको दिख रही है और 5 लेवल पर भी सेम दिख रही है, और ये शॉर्ट रन में देख रहे हैं इसलिए ये सेम है, ठीक है। अगर यही हम लॉन्ग रन में देख लेते तो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो जाती, और इसीलिए हम लॉन्ग रन में नहीं ले रहे हैं, बिकॉज लॉन्ग रन में तो सारे ही फैक्टर्स कैसे होते हैं, सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, इसीलिए हम लोग लॉन्ग रन का कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, बिकॉज शॉर्ट रन का कंसेप्ट पढ़ना ही जरूरी है हम लोगों के लिए। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कंसेप्ट है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या फिर हम इसे वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो अब वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, वो कॉस्ट जो कि आउटपुट के साथ में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। ऐसे कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे कॉस्ट को हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट रिफर टू दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गए, ये वो कॉस्ट हो गए जो कि डायरेक्टली वेरी करते हैं विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आउटपुट कम होगा कॉस्ट भी क्या होगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, की वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है। जैसे कि हमने जो है आउटपुट बढ़ाया, पहले हम 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, तो 10 यूनिट्स के प्रोडक्शन करने में कितने लेबर लग रहे थे, लेट्स से 2 लेबर की जरूरत थी, ठीक है। फिर ये जो आउटपुट है ये 10 से हमने कहां बढ़ाया, 20 यूनिट पर लेकर गए, तो अब 20 यूनिट को बनाने के लिए 2 लेबर जो है वो सफिशिएंट नहीं होंगे, अब जो है यहाँ पर हमें 4 लेबर की जरूरत पड़ी, राइट। इसी के साथ साथ में जो रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर कम थी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे हमने देखा कि आउटपुट का लेवल बढ़ा है, वैसे ही जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि आउटपुट बढ़ा तो आपका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, ऐसे कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और ये जो है आपके किस पर आ गया, वेरिएबल फैक्टर्स पर आ गया, ऐसे फैक्टर्स जो कि विथ आउटपुट चेंज होते रहते हैं, विथ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ये जो वेरिएबल्स हैं ये चेंज होते रहते हैं। Alright, so variable cost refer to those costs which vary directly with the level of output. ठीक, for example, payment for raw material, पावर, फ्यूल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर एक्सेट्रा। क्या हो गया इसके एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में हमने बताया कि रॉ मटेरियल का पेमेंट हो गया, पावर का पेमेंट हो गया, फ्यूल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर एक्सेट्रा। पावर कैसे आ गई स्टूडेंट्स, पावर भी देखो, इलेक्ट्रिसिटी हम तब ज्यादा यूज करेंगे जब ज्यादा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन होगा, और अगर कम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन होगा तो कम पावर की रिक्वायरमेंट होगी, कम फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे जैसे जो है आपका आउटपुट चेंज होगा वैसे ही वैसे क्या होगा, आपके जो कॉस्ट है ये भी चेंज होंगे।
All right, so it means variable cost rise with increase in the output and fall with decrease in the output. इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो राइज होते हैं जब आउटपुट इंक्रीज होता है और फॉल होते हैं जैसे ही आउटपुट डिक्रीज होता है. ऑल राइट, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट हम किसे कहते हैं. ठीक है, फिर such costs are incurred till there is production and the output and fall with decrease in the output. ये जो कॉस्ट है कब तक इनकर किए जाते हैं, ये उस टाइम तक इनकर किए जाते हैं जब तक कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो, कुछ ना कुछ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा हो. जैसे ही आउटपुट कम होगा कॉस्ट भी कम हो जाएगा, और अगर आउटपुट जीरो हो जाए तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अगर हम कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जब हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो फिर उस पर हम लेबर को भी जो है वर्क नहीं करवाएंगे. राइट, अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो हम लेबर को क्यों हायर करेंगे. अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो रॉ मटेरियल की क्यों जरूरत होगी. अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो पावर फ्यूल की क्यों जरूरत होगी. तो जो ये कॉस्ट है ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा. मतलब कि अगर वेरिएबल कॉस्ट इनकर किया जा रहा है तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ जो प्रोडक्शन है वो भी हो रहा है, और अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट कैसा रहता है, जीरो रहता है. ठीक है, such costs are incurred till there is production and become zero at zero level of output. I guess कि ये चीज जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है. फिर आता है जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इसका क्या, शेड्यूल. तो इसके शेड्यूल में हमने लिया है क्या, हमारी आउटपुट एंड टीवीसी, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब देखो जब आउटपुट जीरो है स्टूडेंट्स तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कैसा है, जीरो है. आउटपुट बढ़ा तो ये भी बढ़ा, फिर से आउटपुट बढ़ा तो देखो 6 से 10 आ गए, बढ़ गया. फिर आउटपुट बढ़ा तो ये भी इंक्रीज हुआ, इधर फिर से आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो इधर ये भी इंक्रीज हो रहा है. तो मतलब कि आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता जाएगा. ठीक, तो आई गेस कि ये चीज भी आप लोगों को क्या है, क्लियर है एकदम. कुछ भी जो है इसमें डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी सी चीज है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो हूं आगे बढ़ती जा रही हूं. फिर आगे देखें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो कुछ ऐसा कर्व बनता है इन्वर्टेड एस शेप का. ठीक है, कौन सा शेप है ये, इन्वर्टेड एस शेप है. ऐसा हमारा एस होता है, हमारा कर्व ऐसा बनता है, तो ये क्या है, ये है हमारा इन्वर्टेड एस शेप. ठीक है, ये याद रखिएगा, टीवीसी कर्व आपका कैसा होगा, इन्वर्टेड एस शेप का होता है. अब ये जो है ये इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है विथ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ आउटपुट. ऑल राइट, देखो स्टार्टिंग में जो है ये 6 से बढ़ा, फिर ये 6 यूनिट्स और बढ़ा, 6 बढ़ के ऐसे जो है जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ा वैसे वैसे ये कॉस्ट भी बढ़ता गया, और ये कुछ इस फॉर्म में जो है हमारा क्या बन गया, अपना जो कर्व है ये बन गया है. दैट इज टीवीसी कर्व हमें मिल गया. ये अपवर्ड स्लोपिंग मिलेगा. अपवर्ड स्लोपिंग आपको वही कर्व मिलते हैं जिसमें कि दोनों ही वेरिएबल्स के बीच में कैसा हो, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो. दैट मींस एक के इंक्रीज की वजह से दूसरा भी इंक्रीज होता हो. अगर ऐसा रिलेशनशिप है तो ही आपको जो है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलता है. ऑल राइट, तो आई गेस कि ये जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है. फिर आगे देखें तो टोटल कॉस्ट. अब देखो हमने दो कॉस्ट पढ़े, एक पढ़ा हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एक क्या पढ़ा हमने, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब इन दोनों ही कॉस्ट को मिलाकर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इन दोनों ही कॉस्ट को मिलाकर हमारा टोटल कॉस्ट मिलने वाला है हमें. ठीक है, तो मतलब कि जब हम टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी होगा और उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होगा. इन दोनों ही कॉस्ट को हम जब ऐड करते हैं तो वो आता है आपका टोटल कॉस्ट. ठीक है, सो टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी. टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट उस टोटल एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं जो कि एक फर्म जो है वो इनकर करती है किस पर, सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर जो कि प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड है. हम लोग ये जो सारे कॉस्ट ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर ही लगाते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो चीजें हैं जिसमें कि जो कि हमें हेल्प करते हैं फर्दर प्रोडक्शन में. तो अगर मैं बोलूं तो टीसी क्या हो जाएगा आपका, टीएफसी प्लस टीवीसी. ऑल राइट, तो आई गेस कि क्लियर हो गया अब आप लोगों की टोटल कॉस्ट क्या होता है. ठीक है,
फिर आगे हम देखें क्या, टोटल कॉस्ट शेड्यूल। अब देखो टोटल कॉस्ट शेड्यूल में क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम टोटल कॉस्ट शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या लेंगे, उसमें हम आउटपुट लेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेंगे और टोटल कॉस्ट लेंगे, राइट। फिर उसके बाद में ये जो टोटल कॉस्ट वाला कर्व है ये कैसे बनेगा, इस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी अपनी टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो आई गेस कि ये एकदम सिंपल सी चीज जो है वो आप लोगों को क्लियर है। यहां पर ये आ गए हमारे आउटपुट, ये आ गई हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये आ गए हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिर वो आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट की जो हमारी पूरी शेड्यूल है, जो पूरे हमारे फिगर्स है, ठीक है। देखो ये एग्जैक्टली सेम लिया है हम लोगों ने जो अभी हम लोगों ने इंडिविजुअली पढ़ा था। ये हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया 12 टीवीसी आ गया, जो कि अभी हम लोग पढ़कर आए थे। दोनों को ऐड करके ये आ गई हमारी क्या, टोटल कॉस्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप सारी ही टोटल कॉस्ट को देखोगे तो जो डिफरेंस है बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ये क्या है, इस वाले फिगर में और ये जो हमारे फिगर्स हैं इनमें अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या डिफरेंस आएगा, मतलब कि अगर मैं टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अपना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि सीधी सी बात है कि अगर मैं टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस बताना चाहूं तो क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है TFC। मतलब कि ये जो इन दोनों के बीच का गैप है ये कैसा रहने वाला है, ये कांस्टेंट रहने वाला है। कांस्टेंट क्यों रहेगा, बिकॉज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये क्या है, ये आपके कांस्टेंट रहने वाले हैं, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। मतलब कि कांस्टेंट इनका डिफरेंस रहने वाला है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कांस्टेंट इनका डिफरेंस होगा, डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं है बिकॉज दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है, फिक्स्ड है, ठीक है। इसलिए जो है इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं, इनके जो डिफरेंस होता है उसमें वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता। अब जब आप इसका कर्व देखोगे, इसका जो प्रॉपर ग्राफ देखोगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और जो टोटल कॉस्ट है वो पैरेलल लाइंस जाने वाली है। पैरेलल क्यों जाने वाली है, बिकॉज इनके बीच का डिफरेंस सेम है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम नहीं हो रहा है, ना ही ज्यादा हो रहा है और ना ही वो जीरो बन रहा है, वो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। क्या डिफरेंस होगा, 12 का डिफरेंस है। 12 क्या बता रहा है हमें, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो इसलिए आपका जो टीवीसी और टीसी कर्व है वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एकदम एग्जैक्टली पैरेलल में आते हैं। अब एक चीज याद रखना कि जो टोटल कॉस्ट का कर्व होता है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वो कहां से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा जितनी आपकी TFC रहेगी उतनी, बिकॉज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी कुछ ना कुछ TFC तो रहती है हमारी, तो वो जो है वो आपके इस ग्राफ पर आपको दिखानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपका जो टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कैसा रहेगा, वो सेम रहेगा, दोनों एक ही जगह से जो है स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है ये यहां से क्या होगा, यहां से वो होंगे स्टार्ट, दैट इज ये हो गया आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट की कर्व जो कि एक ही जगह से स्टार्ट हुई है। टोटल कॉस्ट कभी भी जो है जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, अच्छे से याद रखना इस चीज को। और उसके पीछे का रीजन ये है कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये यहां से स्टार्ट हुआ और आपका जो TVC और TC है वो कैसी रहेंगी, वो रहेंगी पैरेलल लाइंस। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस, ठीक है। तो आई गेस कि ये चीज जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है बिना किसी डाउट के कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट क्या होता है, इनका शेड्यूल क्या होता है और इनका डायग्राम क्या होता है। आई गेस कि ये सब कुछ ही आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गई है, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम लोग, अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, एवरेज कॉस्ट। देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हम जो है इकोनॉमिक्स में तीन चीजें पढ़ते हैं। क्या है वो तीन चीजें, एक होती है टोटल, राइट। फिर सेकेंड वाली क्या होती है, सेकेंड वाली होती है एवरेज और फिर थर्ड वाली क्या होती है, थर्ड वाली होती है मार्जिनल, राइट। ये तीन चीजें हम मोस्टली हर एक चैप्टर में पढ़ते हैं और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये तीनों आती है हमारी, टोटल, एवरेज और मार्जिनल आती ही है।
अभी अभी हम लोग क्या पढ़कर आए, अभी अभी हम लोग टोटल पढ़कर आए। टोटल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा टीसी, टीएफसी और टीवीसी, ये 3 चीजें पढ़ी। तो यही 3 चीजें हम किस में पढ़ेंगे, एवरेज में पढ़ेंगे। अब बस यहां से टोटल हटाकर क्या लिख दो, एवरेज लिख दो। दैट इज एसी, एएफसी एंड एवीसी, ये तीनों चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम देख लेते हैं तीनों ही क्या होते हैं। देखो जब हम एवरेज पर आते हैं स्टूडेंट्स, तो एवरेज क्या होता है, पर यूनिट। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट की मैं बात कर रही हूं, तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पर यूनिट कॉस्ट, मतलब कि हर एक यूनिट पर कितना कॉस्ट इनकर किया जा रहा है, वो होता है आपका एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो अब जो एवरेज कॉस्ट है उसके 3 बाइफिकेशंस कर देते हैं, मतलब कि 3 जो हमारे डिविजन्स हो गए। क्या क्या, दैट इज एवरेज कॉस्ट, जो कि क्या हो जाएगा आपका एसी। ठीक है, उसके बाद में आया आपका क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज एवीसी, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज एएफसी। ठीक है, तो ये होंगे क्या हमारे, ये होंगे हमारे 3 टाइप ऑफ कॉस्ट। अब इन 3 टाइप ऑफ एवरेज कॉस्ट, अब इन तीनों ही एवरेज कॉस्ट को हम पढ़ें कि ये क्या क्या है। सबसे पहले कर लेते हैं हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया कि पर यूनिट कितना जो है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर किया जा रहा है, मतलब कि हर एक यूनिट पर कितना जो है फिक्स्ड कॉस्ट इनकर किया जा रहा है, वो होगा आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसको निकालेंगे कैसे, हम किसी भी चीज के एवरेज को निकालते तो हम कैसे निकालते हैं, जिस भी चीज के एवरेज को निकाल रहे हैं वो हमारे आता है न्यूमरेटर में, और उसको डिवाइड करते हैं जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उससे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, हम एवरेज निकाल रहे हैं किसका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। किसके बेसिस पर निकालेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट, किसके बेसिस पर बताते हैं, आउटपुट के बेसिस पर। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आउटपुट ही आ जाएगा, दैट इज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये चीज आ गई हमारी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपका, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक, सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रिफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया, ये है आपके पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कि हर एक यूनिट पर कितना जो है फिक्स्ड कॉस्ट इनकर किया जा रहा है। इसे हम निकालेंगे कैसे, एएफसी इज इक्वल्स टू टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है ये हो गया है। आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद में एएफसी फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट एज टीएफसी रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। ये चीज ध्यान रखना कि एएफसी क्या हो रहा है, एएफसी फॉल होगा। फॉल क्यों होगा, बिकॉज स्टूडेंट्स टीएफसी कांस्टेंट है। अगर टीएफसी जो है वो भी अगर बढ़ता रहता तो शायद जो एएफसी है उसमें हमें कुछ और देखने को मिलता, लेकिन बिकॉज हमारा टीएफसी कैसा है, टीएफसी हमारा कांस्टेंट है, टीएफसी में कोई भी चेंजेस नहीं है, इसलिए जैसे जैसे आपके आउटपुट बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका जो एएफसी है वो डिक्रीज होता जाएगा, बिकॉज आउटपुट बढ़ रहा है और जो आपका टीएफसी है वो एज इट इज सेम ही है। इसलिए जो है ये आपको दिखेगा कि एएफसी क्या हो रहा है, एएफसी विद इंक्रीज इन आउटपुट डिक्रीज होता जा रहा है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर है कि क्यों वो डिक्रीज होता है। अब इसको अगर हम अच्छे से देखें तो देखो, आप 12 को डिवाइड करोगे 0 से तो वो तो आगे आपका इनफाइनाइट, कुछ हम बोल नहीं सकते। 12 को हमने डिवाइड किया 1 से तो ये आया 12, वही मैंने जो है 12 को डिवाइड किया 2 से तो ये आया 6। मतलब कि हमारा जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब कि वो ये बता रहा है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होता है अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट में बात करें तो। इसलिए आपको जो एएफसी है वो हमेशा डिक्रीजिंग दिखेगा। आपसे जो है ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि व्हाई एएफसी ऑलवेज फॉल्स, तो उसका सिंपल सा आपका आंसर लिखना है बिकॉज टीएफसी कैसा रहता है, टीएफसी कांस्टेंट रहता है, इसलिए एएफसी क्या होता है, इसलिए एएफसी फॉल होता है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे। हम इसका देखते हैं कर्व। अब इसका जो कर्व है स्टूडेंट्स वो आपको इस फॉर्म का दिखेगा। ये आपको एक जो है फॉलिंग कर्व दिखेगा। फॉलिंग कर्व क्यों दिख रहा है, बिकॉज एएफसी को हमने देखा कि वो क्या हो रहा है, वो फॉल हो रहा है। और आपका जो एएफसी का कर्व है स्टूडेंट्स वो कभी भी आपके एक्सिस पे मीट नहीं कर सकता।
क्यों मीट नहीं कर सकता? बिकॉज AFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता, दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। और जीरो नहीं होने के पीछे का रीजन, बिकॉज जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो जीरो नहीं होता है कभी भी, इसलिए जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपके एक्सेस पर ना टच कर पाना, उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज वो कभी भी जीरो नहीं होता है। तो ये चीज भी आपको हमेशा याद रखनी है कि AFC कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट एक्सेस, ओके, या फिर कैन नेवर पास थ्रू एक्सेस। और ये जो है ये हमेशा आपके पॉजिटिव एक्सेस में ही रहने वाला है, कभी भी जो है नेगेटिव में नहीं जाएगा, बिकॉज टोटल कॉस्ट हमेशा इनकर किया जाता है। ठीक है, और ये आपको कैसा कर्व दिखेगा? एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखेगा, बिकॉज आपकी जो AFC है वो डिक्रीज होती है। ठीक, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो मतलब है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये क्या हो जाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू हो जाएगा। जैसे कि हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू किया था, वैसे ही हम यहाँ पर कर देंगे। अब इसकी जो हम डेफिनेशन है वो कैसे लिखेंगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू दी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आ जाएगा कि हर एक जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है हर एक यूनिट पर, वो होता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। So average variable cost refers to the per unit variable cost of production. AVC is equals to TVC divided by Q, where AVC is average variable cost, TVC हो गया आपका total variable cost और Q क्या हो गया? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अब इस चीज को जो है हम अपने ग्राफ में देख लेते हैं, पहले शेड्यूल में देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आया 0 डिवाइडेड बाय 0, बिकॉज 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर 0 TVC होता है, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या है, बिकॉज यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय 0 वैसे भी क्या आना है? 0 ही आना है। फिर 6 डिवाइडेड बाय 1 ये क्या हुआ? 6। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 2 ये हुआ 5, 15 डिवाइडेड बाय 3 हुआ 5, 24 डिवाइडेड बाय 4 हुआ 6 एंड 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ? 7। अब इसका जो ट्रेंड है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्या देख रहे हैं? पहले ये हुआ डिक्रीज, ये बना कांस्टेंट और फिर उसके बाद में वो हुआ इंक्रीज। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में हम ये बोलते हैं कि वो पहले जो है डिक्रीज होता है, उसके जो है मिनिमम लेवल पर पहुंचता है और फिर उसके बाद में वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड AVC। ऑलराइट, अब इसका जो कर्व है वो देखें, तो इसका कर्व कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो पहले जो है इसका कर्व इस यू शेप में दिखेगा, पहले यहां से आपको जो है क्या दिखेगा? वो फॉल होता हुआ दिखेगा, वो उसके कांस्टेंट लेवल पर पहुंचा, मतलब कि उसका जो मिनिमम लेवल है वहां तक पहुंचा और फिर उसके बाद में वो राइज होगा और इसके बाद में जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो राइज ही होता जाता है। ठीक है, दैट मीन्स आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट अगर आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है अगर वो बढ़ रहा है, मतलब कि वो ये बता रहा है कि विद इंक्रीज इन आउटपुट जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, वो भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या बोलता है स्टूडेंट्स? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बोलता है कि जब आप फिक्स्ड फैक्टर को फिक्स्ड रख रहे हो और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जा रहे हो, तो एक टाइम के बाद में आपको जो वापस रिटर्न मिलेगा वो ज्यादा नहीं मिलेगा। आपका जो वेरिएबल फैक्टर है वो आपका जो रिटर्न है वो आपको ज्यादा नहीं देंगे, आपके रिटर्न बढ़ेंगे लेकिन उसके बाद में वो डिमिनिश और फिर नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का मतलब ये है कि अगर आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हो तो आप फिक्स्ड फैक्टर को भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ाओ। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि फिक्स्ड फैक्टर को फिक्स्ड रखा जा रहा है। यहाँ पर भी हमने वही सीखा है क्योंकि हम शॉर्ट रन कर्व्स पढ़ रहे हैं। तो जब फिक्स्ड फैक्टर को फिक्स्ड रखा और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हो तो एक टाइम तक तो ठीक है आपका कॉस्ट कम हुआ, जब तक हम इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न पर चलेंगे, उसके बाद में वो उसके मिनिमम पॉइंट पर जाएगा और फिर जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा। वो ये सिग्निफाई करेगा कि अब जो आपका वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो उसकी वजह से आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो एवरेज वेरिएबल
वेरिएबल कॉस्ट है वो एक उसके मिनिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद में आपको इंक्रीज होता हुआ ही दिखता है, आपको इंक्रीज होता हुआ ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये इस पर्टिकुलर शेप का होता है, यू शेप का होता है, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हुआ, उसके मिनिमम स्टेज पे पहुंचा और फिर वो जो है राइज हुआ और वो देयर आफ्टर राइज ही होता रहेगा। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज क्लियर है, इसके पीछे का रीजन आप लोगों को क्लियर है, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़े तो अब क्या आता है, अब आता है एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट भी हम इसे बोल सकते हैं। तो अब इसे हम कैसे निकाल लेंगे स्टूडेंट, अब हम इसे निकाल लेंगे टीसी डिवाइडेड बाय क्यू, दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। और इसके अलावा हम एक और वे से निकाल सकते हैं, दैट इज अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दे तो भी हमारा एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। तो दोनों ही वेज से जो है हम अपने एवरेज कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो एवरेज कॉस्ट रिफर्स टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज कॉस्ट हम किसे कहते हैं, एवरेज कॉस्ट का मतलब है पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट पर कितना टोटल जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर किया जा रहा है वो होता है आपका एवरेज कॉस्ट। इसको जो है AC इज इक्वल्स टू TC डिवाइडेड बाय Q कर सकते हैं, या फिर AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस AVC हम लोग कर सकते हैं। दोनों ही वे से जो है आपका AC दैट इज एवरेज कॉस्ट जो है वो निकाला जा सकता है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर है। अब इसका भी अगर हम शेड्यूल और कर्व देखें तो कुछ इस फॉर्म में देखेंगे। शेड्यूल में देखो क्या करो, AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस AVC कर दो। तो स्टूडेंट्स अभी हमने AFC और AVC निकालना सीखा, ये दोनों हमने एज इट इज ले लिए। अब इनफाइनाइट प्लस वी डोंट नो अनडिटरमाइंड नंबर है, ये यहाँ पर भी 0 है, तो इसलिए जो आपका फर्स्ट केस है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। फिर 12 प्लस 6 ये कितना आ गया, ये आ गया 18, 6 प्लस 5 आ गया आपका 11, 4 प्लस 5 आ गया आपका 9, 3 प्लस 6 आ गया 9, और इस वे में जो आपका AC निकल जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि जैसे हमने TC, TFC और TVC में बोला कि TC और TVC के बीच का डिफरेंस TFC होता है, वैसे हम यहाँ पर नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पर ये जो नंबर्स है ये चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर कांस्टेंट कुछ नहीं है, इसलिए ये जो कर्व्स है ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका TVC और TFC कर्व है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, वो भले ही कितने भी पास आ जाए लेकिन फिर भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और वो पास आ ही नहीं सकते। और उसका रीजन क्या है, बिकॉज उनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट ही रहता है थ्रू आउट, इसलिए कभी भी TVC और TC कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते और वो एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं है, यहाँ पर ये जो तीनों ही कर्व्स हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, TFC, TVC, AFC, AVC और AC तीनों ही जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि इसका जो शेड्यूल है ये आप लोगों को क्लियर है। आगे हम इसका क्या देखें, कर्व देखें। तो यहां पर हमारे पास में आता है एवरेज कॉस्ट कर्व। अब एवरेज कॉस्ट कर्व में देखो पहले क्या हुआ, पहले आपका जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हुआ, इसके एक मिनिमम पॉइंट पर पहुंचेगा और फिर ये इंक्रीज होने लगेगा। अब ये क्यों हो रहा है, तो देखो आप इन दोनों को देखो, AVC को अगर हम देखें तो AVC जो है वो डिक्रीज हो रहा है इस पॉइंट तक, लेकिन उसके बाद में वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम AFC की बात करें तो ये तो डिक्रीज ही हमें देखने को मिला, दैट इज AFC तो डिक्रीज होता है लेकिन AVC जो है वो इंक्रीज होता जाता है। और जब अगर एक भी चीज इंक्रीज हो रही तो उसकी वजह से आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। पहले वो भी डिक्रीज होगा और फिर जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। ऑलराइट, इसीलिए जो है एवरेज कॉस्ट कर्व भी कैसा होता है, यू शेप्ड कर्व होता है। ठीक, तो आई गेस कि आप लोगों को जो एवरेज कॉस्ट है ये अच्छे से क्लियर हो गई है। Average cost, that is AC curve, will always lie above the AVC curve because AC at all levels of output include both AVC and AFC। जो आपका AC कर्व है वो हमेशा आपके AVC कर्व के ऊपर रहेगा। और ऐसा क्यों रहेगा स्टूडेंट्स, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो
उसके पीछे का रीजन है कि AC जो है उसमें AVC भी है और AFC भी है। तो जब AFC और उसमें ऐड हो गया ना, तो वो एक, भले ही वो थोड़े से अमाउंट से रहे, थोड़े से डिफरेंशियल है, लेकिन वो ऊपर ही रहने वाला है। दैट इज हमेशा जो आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ही आएगा। ठीक है, AVC reaches its minimum point at a level of output lower than that of AC। जो AVC है वो अपने मिनिमम पॉइंट पर कहां रीच करेगा? एट अ लेवल ऑफ आउटपुट लोअर देन AC। AC अगर ऐसा जा रहा है, AVC अगर ऐसा जा रहा है, तो लोअर लेवल, ठीक है, यहां पर ये जो है AVC है, नीचे वाला कर्व, और ऊपर वाला AC है, और मान लो AC का मिनिमम पॉइंट ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किससे आ रहा है? लोअर लेवल पर ही आता है आपका AVC का जो मिनिमम पॉइंट है वो। ठीक है, AC के लोअर लेवल पर ही आता है। अब जब हमारा कर्व ही नीचे है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो होना ही है। एज द आउटपुट इंक्रीजेस द गैप बिटवीन AC एंड AVC कर्व डिक्रीजेस बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये जो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे जो डिफरेंस है ना इनके बीच में वो कम होता जाता है। जैसे कि अगर हम बोले तो ये ऐसे कम होता जाएगा, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इसके बीच में एक डिफरेंस रहेगा, दैट इज ऑफ AVC। ठीक है, AVC जो है वो एक डिफरेंस वहां पर रहेगा ही रहेगा, इसलिए कभी भी AC और AVC कर्व जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होगा, बिकॉज जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमने देखा AVC कम होता जा रहा है, तो वो ऐसे क्या होता जाएगा, दोनों कर्व जो वो पास में आते जाएंगे, बट दे कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज उनके बीच में एक माइन्यूट सा भी डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, बिकॉज ऑफ AFC। ठीक है, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर हम तीनों के कर्व्स देखें तो कुछ ऐसे हमें दिखने वाले हैं। देखो, AC कर्व आपको सबसे ऊपर वाला जो दिख रहा है, ठीक है, और वो क्यों ऊपर है? बिकॉज उसमें AVC और AFC दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए AC कर्व जो है वो आपको सबसे ऊपर मिला। उसके बाद में AFC वाला जो कर्व है वो इस काइंड का बनता है, जिसके जो है हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है वो बनाता है। तो ये आता है आपका क्या? AFC कर्व, जो कि आपका एकदम सेपरेटली इस फॉर्म में आएगा, और AVC कर्व जो है वो ऐसा आने वाला है। नाउ स्टूडेंट्स, जो कि अभी हम लोग पढ़कर आए कि AC और AVC कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो AVC कर्व है ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो गैप है ये इतना है AC और AVC के बीच में, फिर ये गैप इतना हुआ, फिर ये गैप और डिक्रीज हुआ, फिर ये और डिक्रीज हुआ। ये देखो, ये डिक्रीज होता जा रहा है, ये जो है ये डिक्रीज होता जा रहा है। इस AVC कर्व को अगर मैं और फर्दर इंक्रीज करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है आपको वो और जो है पास में आता जाएगा। ये जो दोनों कर्व्स हैं ये और क्लोज बनते जाएंगे एक दूसरे के, लेकिन ये कभी भी जो है ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं, बिकॉज AFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता। रीजन बीइंग कि इवन जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी TFC कुछ ना कुछ होता ही है, तो AFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए AC और AVC जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में AFC भी आता है। ठीक है, इसलिए जो है ये दोनों कर्व्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को AC, AFC और AVC जो है ये तीनों ही जो हमारे एवरेज कॉस्ट कर्व ये अच्छे से क्लियर हो गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में आता है क्या? मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो, टोटल जो है ये हम लोग पढ़ चुके, एवरेज हम लोग क्या कर चुके? पढ़ चुके। तो अब जो थर्ड काइंड का बचा वो क्या था हमारा? वो है हमारा मार्जिनल। ठीक है, तो अब आया है हमारे पास में मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट को पढ़ ले। मार्जिनल कॉस्ट में भी जो भी हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट आएंगे वो हम देख लेंगे। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट के बढ़ने से कितने चेंजेस आए। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट अगर इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से कॉस्ट कितना जो है एक्स्ट्रा इनकर करना पड़ा, वो होगा आपका क्या? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, कि एक एडिशनल जो यूनिट ऑफ आउटपुट है उसके पीछे आपको कितना जो है
कॉस्ट इनकर करना पड़ा था, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट रिफर्स टू द एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया एडिशन टू द टोटल कॉस्ट, जब वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एक और यूनिट ऑफ आउटपुट जब प्रोड्यूस किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो कितना है, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। सो MCN इज इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1। TC क्या हो गया? TC हो गया आपका टोटल कॉस्ट, अच्छे से पता है। N क्या हो गया? नंबर ऑफ आउटपुट, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं बोल रही हूं कि MC मुझे 10 निकालना है, मतलब कि 10th आउटपुट जो था हमारा, जो 10th यूनिट था हमारे आउटपुट का, उसको प्रोड्यूस करने में कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा है। अगर मुझे वो निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? इसके लिए मैं करूंगी TC10, that is total cost of producing 10 units minus total cost of producing 9 units। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूंगी तो मुझे पता चलेगा कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10th यूनिट कितना होने वाला है या कितना था, ठीक है। दैट मीन्स कि जब हमने देखा कि यहां से हम लोग बोल रहे हैं कि टोटल कॉस्ट जो है वो 10 यूनिट का लेट से 500 रुपीज था, और 9 यूनिट जब हमने प्रोड्यूस किए थे तो वो 400 रुपीज था। तो इससे हमें समझ में आया कि जब एक एडिशनल यूनिट का हमने प्रोडक्शन किया तो हमारा जो कॉस्ट है वो कितने से बढ़ा? 100 रुपीज से। दैट इज आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 100, ठीक। तो आई गेस कि मार्जिनल कॉस्ट का जो कंसेप्ट है आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आगे चले तो मार्जिनल कॉस्ट का ये हमारे पास में क्या आ गया? शेड्यूल आ गया। इसमें हम लोगों ने लिया आउटपुट, TVC, TFC, TC, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमने लिया MC, जो कि हम लोग एक निकाल रहे हैं किससे? TC माइनस TC, मतलब कि टोटल कॉस्ट से, और एक हम ले रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है। तो ये दोनों से जो है हम क्या निकालने वाले हैं? अपना मार्जिनल कॉस्ट निकालने वाले। क्यों निकालने वाले? उसका रीजन देखो कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों हमने क्यों लिया। देखो स्टूडेंट्स, आउटपुट एज इट इज आ गया हमारे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया हमारा 0, 6, 10, 15, 25, 35। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया आपका 12। ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। कैसे निकाला टोटल कॉस्ट को हमने? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट करके, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर क्या आया? यहां पर आया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम निकाल रहे हैं TCN माइनस TCN माइनस 1 करके। दैट मीन्स ये है हमारा TC, इसमें हम कर रहे हैं। अब ये 12 के ऊपर क्या था? वी डोंट नो एनीथिंग, इसलिए हमने इसको जो है डैश ले लिया। अब 18 माइनस 12 में करूंगी तो कितना आ गया? 16। 18 माइनस 12 को क्यों किया? जैसे कि मैं बोल रही हूं मुझे फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पर MC निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी स्टूडेंट्स? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ 1 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 0। टोटल कॉस्ट 1 का कितना है? 18, और टोटल कॉस्ट 0 का कितना है? 12 है। तो 18 माइनस 12 किया तो 16 आया, ठीक है। अब वही आगे करो, 22 माइनस 18 करो तो 4 आ गया। 27 माइनस 22 किया 5 आ गया। 36 माइनस 27 9, और फिर 11। ये हमारा निकला है जब हमने मार्जिनल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट से निकाला। अब बात आती है मार्जिनल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकालने की। तो देखो ये आ गई हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो स्टूडेंट, सिंपल सी चीज, इसके ऊपर तो हम कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए वो लास्ट वाला जो लास्ट वाले कॉलम का जो फर्स्ट हमारी ये जो इस वाली रो है वो हमने क्या लिखी? स्लैश डैश ही रहना दिया उसको। अब 6 माइनस 0 कितना आ गया? 6। 10 माइनस 4 आ गया आपका 4। अब इस वे में जो आप सारे आपने फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पर ध्यान ये देना कि ये जो आपने मार्जिनल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट से फाइंड आउट किया है, तो दोनों ही जो है वो कैसे हैं? वो सेम है। आप मार्जिनल कॉस्ट को इससे निकालो या उससे निकालो, आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसा आया है? सेम आया है। और सेम क्यों आया है स्टूडेंट्स? बिकॉज ये जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये चेंज नहीं हो रहा है ना, ये तो कांस्टेंट है। तो इसके कांस्टेंट होने की वजह से जो है वो आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों से ही कैसा आता है? सेम आता है। लेकिन हम मार्जिनल कॉस्ट को कभी भी TFC से नहीं निकाल सकते। रीजन बीइंग कि अगर हम इससे निकालेंगे तो हमारा MC जो है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 0 0 0 0 ही आएगा।
जो कि कोई मतलब का नहीं है। और इसीलिए जो है हम सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट पढ़ रहे हैं। हमने मार्जिनल, टोटल मार्जिनल कॉस्ट मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट नहीं पढ़ी, हम सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट पढ़ रहे हैं। बिकॉज आप मार्जिनल कॉस्ट आप टीसी से निकालो या टीवीसी से निकालो, दोनों से सेम आता है, और टीएफसी से मार्जिनल कॉस्ट निकलता ही नहीं, क्योंकि एडिशनल यूनिट की वजह से टीएफसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए जो है आपके टीएफसी से हम एमसी फाइंड आउट नहीं करते, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट का मतलब यही है कि एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट की वजह से कितना कॉस्ट इनकर हुआ, तो वो चीज तो यहां पर होती ही नहीं है। तो इसलिए जो ये पर्टिकुलर चीज है कि हम टीएफसी से निकाले, वो कभी नहीं होता है। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर है। और इतना भी क्लियर है कि आप चाहे टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालो या टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालो, आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है दोनों से सेम ही आने वाली है। बिकॉज इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वो कांस्टेंट है, और क्योंकि वो कांस्टेंट है इसके वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया मार्जिनल कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो। अब अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को देखें तो देखो, मार्जिनल कॉस्ट स्टूडेंट्स पहले क्या होता है, डिक्रीज होता है, और उसके बाद में आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये भी जो है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ही होता है, बिकॉज जैसे जैसे हमारे वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, और प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। अब अगर एडिशनल यूनिट को भी आप ऐड ऑन कर रहे हो तो भी जो आपकी कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ रही है, उससे उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम लोग देखते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो पहले फॉल होता है और उसके बाद में वो इंक्रीज होता है और फिर वो इंक्रीज ही होता रहता है। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को ये जो है आपका मार्जिनल कॉस्ट ये अच्छे से क्लियर हो गया। ये जो पूरा हमारा शेड्यूल है ये अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो कुछ ऐसा आएगा, ये भी कुछ यू शेप्ड ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पहले हुआ डिक्रीज, ठीक है, उसके बाद में वो होगा इंक्रीज, और फिर उसके बाद में जो है वो इंक्रीज ही होता रहता है। इसलिए जो आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो आपको इस फॉर्म का दिखता है जिसमें कि यू शेप है, पहले वो डिक्रीज होगा और फिर वो होगा क्या, इंक्रीज। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये अच्छे से क्लियर हो गया है। मार्जिनल कॉस्ट का जो मतलब है वो अच्छे से क्लियर है। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, ये तीनों ही कंसेप्ट आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए। फिर आगे देखें तो अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। अब हम जो है रिलेशनशिप देखेंगे इन तीनों ही जो कर्व्स हैं उनके बीच में, दैट इज जो आपका टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, इन तीनों के बीच में हम क्या देख लें, इन तीनों के बीच में हम जो इनका रिलेशनशिप है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसी और एमसी के बीच का रिलेशनशिप, दैट इज एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप। सो देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन AC and MC। क्या रिलेशनशिप है? When MC is less than AC, AC falls with increase in output। जब तक MC that is marginal cost जो है वो एवरेज कॉस्ट से अगर कम है तो उस टाइम तक जो है एवरेज कॉस्ट क्या होता है, फॉल होता है। ठीक है, उसके बाद में जब MC और AC इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि एक पॉइंट आएगा जब आपका MC कर्व और AC कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट पर AC रहता है कांस्टेंट और उसके मिनिमम पॉइंट पर। ठीक है, मतलब कि एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट और उसके मिनिमम पॉइंट पर है, उस पॉइंट के बाद में एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, जब MC जो है दैट इज एवरेज कॉस्ट जो है वो मोर देन बन जाता है, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मोर देन बन जाता है एवरेज कॉस्ट के, तो जो एवरेज कॉस्ट है वो राइज होने लगता है विद इंक्रीज इन आउटपुट। ऑल राइट, तो ये तीन रिलेशनशिप आपको ध्यान रखने हैं। जब MC क्या है, लेस देन है AC से, तो AC जो है वो फॉल होगा। जब MC और AC इक्वल है तो AC कांस्टेंट है और उसके मिनिमम पॉइंट पर है, और जब MC जो है वो ज्यादा है AC से तो AC जो है वो राइज होगा विद इंक्रीज इन आउटपुट।
ऑलराइट। फिर आगे हम देखें तो ये हम उसका शेड्यूल देख सकते हैं। हमने लिया आउटपुट, हमने लिया अपनी टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट जो हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, और ये आ गई उसकी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब जो है हम तीन रिलेशनशिप देख लेते हैं, दैट इज मोर देन, लेस देन एंड इक्वल टू वाला। सबसे पहले जो है आपका क्या आएगा, MC इज लेस देन AC। किस पॉइंट पर लेस देन है, देखो यहां तक जो है आपका जो है MC क्या है, लेस देन है AC। तो जब MC कम है AC से, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, वो फॉल हो रहा है। ऑलराइट, यहां तक का समझ में आया हमें। ये पूरा जो शेड्यूल अभी हमने सेपरेटली शेड्यूल पढ़े थे, उन्हीं सबको हमने यहाँ पर कंबाइंड ले लिया है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट हो रहा है फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट। उसके बाद में एक पॉइंट आया जहां पर आपका एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, 9 हो गए दोनों। ठीक है, अब ये जब दोनों इक्वल है तो आपका एवरेज कॉस्ट कैसा है, कांस्टेंट है। देखो ये कांस्टेंट दिख रहा है आपको, पहले भी 9 था फिर भी 9 था, और ये इसके मिनिमम पॉइंट पर है। मतलब कि अब इसके बाद में अगर आउटपुट बढ़ा तो एवरेज कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो ये इसका मिनिमम पॉइंट था। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में स्टूडेंट्स जो आपका MC है वो मोर देन बन जाएगा किससे, AC से। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद में आपको जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा ही मिलने वाला है। तो जो आपका MC है वो बनेगा मोर देन AC। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर AC जो है वो इंक्रीज होगा और इसके बाद में इंक्रीज ही होता रहेगा, और MC जो है वो भी इंक्रीज ही होता रहेगा। ठीक है, अब जो है दोनों चीजें इंक्रीज ही होनी है। ऑलराइट, तो ये तीन रिलेशनशिप है जिसमें लेस देन, इक्वल टू और मोर देन है। तो अब इन तीनों में क्या क्या होता है, आई गेस की क्लियर है, बहुत ही इजी है, याद रखना, इसे याद ही रखना है स्टूडेंट्स आपको कि जब लेस देन होता है तो क्या होता है, मोर देन होता है तो क्या होता है, और इक्वल टू होता है तो क्या होता है। या तो आप इसको शेड्यूल के थ्रू याद रख लो या फिर आप इसको ग्राफ के थ्रू याद रख लो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ग्राफ के थ्रू याद रख रहे हो तो एकदम एग्जैक्टली करेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हुई तो आपका ग्राफ भी गलत हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप भी गलत हो जाएगा। इसलिए अगर आप ग्राफ के थ्रू याद रख रहे हो तो अच्छे से याद रखना, और अगर वैसे याद रख रहे हो तो फिर वैसे तो आप लोगों को पता है कि ये चीजें हैं, तो उस हिसाब से आप आपका ग्राफ भी सही बना दोगे। अब देखो हमें पता है AC कर्व कैसा होता है, इस फॉर्म का होता है, और MC कर्व जो है वो कुछ ऐसा होता है। अब देखो इस पॉइंट पर देखो यहां तक, ठीक है, ये A पॉइंट के पहले की अगर हम बात करें तो इसमें जो AC है वो है ज्यादा और MC क्या है, कम है। राइट, मतलब कि आपका ये कौन सी सिचुएशन हुई, फेज 1 वाली, जिसमें हम बोल रहे हैं MC इज लेस देन AC है। ठीक है, तो जब MC जो है वो अगर लेस देन AC है तो आपका जो AC है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा फॉल। राइट, ये हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है फॉल। अब उसके बाद में एक पॉइंट आता है जब दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब कि दोनों ही कर्व एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज ये A पॉइंट, ये इस पॉइंट पर जो आपका AC है वो कांस्टेंट है और उसके मिनिमम पॉइंट पर है। एवरेज कॉस्ट जो है वो कहाँ है, वो उसके मिनिमम पॉइंट पर है। ठीक है, मतलब कि अब इसके बाद में जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होगा, वो होगा इंक्रीज। तो अब इसके बाद में आप देखोगे कि ये वाला जो कर्व है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और साथ ही साथ में हम लोग देख सकते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा हो गया किससे, एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है क्या, ये आपको बता रहा है कि जब मार्जिनल कॉस्ट आपके एवरेज कॉस्ट से ज्यादा रहता है तो आपका एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होता है, और जो हमारा एक पॉइंट है जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, उस पॉइंट के बाद में जब आउटपुट बढ़ता है या जब हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये आई गेस कि ये तीनों ही रिलेशनशिप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इस वाले पॉइंट पर A के अगर हम बोले लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी फेज 1 चल रही थी, A पर जो है आपका
आपका फेज 2 था और इसके राइट हैंड साइड पर आपका फेज 3 है, ठीक है। अब इसके बाद में जो आपके कर्व्स हैं वो आपको इंक्रीज होते हुए ही दिखेंगे, इस फॉर्म में जो है ये इंक्रीज होते जाएंगे और जितना ज्यादा हम जो है अपने आउटपुट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा जो है इसमें इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा कि ये उतना ज्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई है। जो आपका एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है, आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ये जो 3 फेजेस हैं स्टूडेंट्स, इन तीनों ही फेजेस को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। तो अब जो है हम आगे बढ़े, आगे हम लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अभी जो हमने रिलेशनशिप देखा था वो हमने देखा था एसी और एमसी के बीच में, अब हम देखेंगे एवीसी और एमसी के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन एवीसी एंड एमसी कर्व्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ एसी एंड एमसी कर्व, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप एक ऐसा है, ये सिमिलर है, मतलब कि अब जो है हमें अलग से चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर हमने एसी एमसी को पढ़ लिया तो फिर अब उससे जो है हम एबीसी और एमसी कर्व जो है ये भी हम बना पाएंगे, बिकॉज इनके बीच में कैसी क्या देखने को मिल रहा है, हमें सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है कि जैसा एसी एमसी का रिलेशनशिप था वैसे ही एबीसी और एमसी का रिलेशनशिप है। सो जब MC इज लेस देन ABC है तो ABC फॉल्स विथ इंक्रीज इन द आउटपुट, ठीक है। अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो अगर कम है आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फॉल होता है विथ इंक्रीज इन द आउटपुट। यही चीज हम लोगों ने AC में देखी थी कि जब आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो लेस देन होता है आपके एवरेज कॉस्ट से, तो आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन आउटपुट, राइट। एसी जो है वो फॉल होता है, यहां पर हम लोग देखेंगे एवीसी भी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। फिर उसके बाद में एक पॉइंट आएगा जब एवीसी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एमसी के इक्वल हो जाएगा। इस पॉइंट पर आपका जो एवीसी है वो किस पर है, कांस्टेंट पर है और उसके मिनिमम पॉइंट पर है। सेम जो है हम लोगों ने एसी में देखा था कि जब एसी और एमसी इक्वल होते हैं तो जो एसी है वो उसके मिनिमम पॉइंट पर रहता है और जो वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद में अगर आउटपुट बढ़ता है तो एसी क्या होता है, एसी राइज होने लगता है, बिकॉज उसका मिनिमम पॉइंट आ गया, तो उसके बाद में वो क्या होगा, उसके बाद में वो राइज होगा। तो एवीसी में भी सेम ही चीज चलेगी कि एवीसी भी उसके मिनिमम पॉइंट पर पहुंच गया, उसके बाद में जो है वो राइज होगा, ठीक है। तो मतलब कि AC और MC का बीच का जो रिलेशनशिप था वही एज इट इज सेम रिलेशनशिप आपको देखने को मिला किसमें, AVC और MC में। ओके, तो ये चीज आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। मतलब कि अगर आपने जो है एक को भी याद रख लिया तो आप दूसरा जो है अपने मन से भी बता सकते हो, बिकॉज आपको एक पता है तो दूसरे का सेम ही चलता है। ये देखो, ये हमारा AVC कर्व हुआ और ये हमारा क्या हुआ, MC कर्व हुआ। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब तक MC क्या है, कम है किससे, AVC से, यहां पर ये दोनों इक्वल है तो ठीक है, वो हम बोलेंगे कि जो आपका क्या है, आपकी ये दोनों चीजें इक्वल है तो वो थोड़ा सा हम क्या लेंगे कि इट्स ओके, उसे जो है अभी हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग फेज वाला जो इक्वल है वो हमें नहीं लेना है, हमें जो सेकेंड फेज वाला इक्वल है ना उस पर हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एमसी जो है वो लेस देन क्या बन गया आपका, एवीसी। यहाँ पर भी जो है वो इक्वल बने, लेकिन उसके बाद में देखो कि ये बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका सेकेंड फेज है ना स्टूडेंट्स, वो आपका यहाँ पर आना चाहिए, वो एक स्टेप नीचे चला गया है, उसको जो है हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे ऊपर। ये सेकेंड वाला फेज जो है वो आपका यहाँ पर आएगा, जिसमें हम बोल रहे हैं कि MC किसके इक्वल है, AVC के इक्वल है। ऑलराइट, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग वाला जो इक्वल है ना वो हम नहीं लेंगे, रीजन बीइंग कि उसके बाद में तो हम देख रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, जो आपका जो AVC है वो फॉल हो रहा है, इसलिए हम वो नहीं लेंगे। तो आपका जो सेकेंड वाला जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर ये इक्वल होते हैं, वो हम लेते हैं। यहां पर ये दोनों इक्वल हुए, सेकेंड फेज ये 5-5 वाली चीज पर आई। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि जो आपका MC है वो क्या हो गया, वो हो गया लार्जर देन AVC। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है ये इंक्रीज होता
रहता है। दैट इज एबीसी जो है वो पहले डिक्रीज हुआ, उसके मिनिमम पर पहुंचा, उसके बाद में वो इंक्रीज हो रहा है। ऑलराइट, अब इसी चीज को हम जो है ग्राफ के थ्रू देखें तो और ज्यादा जो है क्लैरिटी मिलेगी। दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी एंड एमसी। देखो दोनों स्टार्ट एक ही पॉइंट से हुए, वही मैंने बोला कि हमें जो है स्टार्टिंग वाला पॉइंट नहीं लेना है, स्टार्टिंग वाले पॉइंट को हमें जो है थोड़ा इग्नोर करना है। दोनों स्टार्ट एक ही प्लेस से हुए बिकॉज वो जो हमने पूरा शेड्यूल देखा उसी से हमें समझ में आया कि दोनों जो है एक ही प्लेस से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद में ये जो कर्व है ये क्या है, ये हमारा एबीसी कर्व, और जो दूसरा वाला कर्व है वो है हमारा एमसी कर्व। अब इस बी वाले पॉइंट के पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर एबीसी कर्व ऊपर है और एमसी कर्व नीचे है, तो ये जो है इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये है हमारा फर्स्ट फेज जिसमें कि आपका जो एमसी है वो है लेस देन एबीसी। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आई इससे, राइट। फिर जो आपका ये बी पॉइंट है इस पर हमें अपना सेकेंड फेज देखने को मिला। सेकेंड फेज में आपका जो एमसी है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपके एबीसी के। और फिर उसके बाद में आपको थर्ड फेज देखने को मिला जिसमें आपका एमसी कर्व ऊपर हो गया, एबीसी कर्व नीचे हो गया। तो ये है आपका फेज 3 जिसमें कि हम बोल रहे हैं कि एमसी इज मोर देन एबीसी। ऑलराइट, ये चीज है। अब जब MC लेस देन ABC है तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा AC ABC कर्व है जो कि मैंने रेड से ड्रॉ किया है ये डिक्रीज हो रहा है, ये फॉल हो रहा है। ठीक है, तो पहले जो है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ, फॉल हुआ। उसके बाद में वो दोनों जो है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बने इक्वल, और फिर अब उसके बाद में आप देख सकते हो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये इंक्रीज होता जा रहा है। और ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है उसकी वजह से ये पर्टिकुलर जो है हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो ये जो है पहले डिक्रीज होता है, फॉल होता है, एबीसी कांस्टेंट बनता है उसके मिनिमम पर, और फिर उसके बाद में वो इंक्रीज होने लगता है। तो जैसा का जैसा एग्जैक्टली सेम जो हम लोगों ने एसी और एमसी में देखा था रिलेशनशिप, वही सेम रिलेशनशिप हमें एसी और एमसी और एवीसी में देखने को मिला। ऑलराइट, बस इसमें डिफरेंस क्या था, इसमें डिफरेंस था हमारे ग्राफ का कि आपका जो ग्राफ है वो इतना जो है सोफिस्टिकेटेड नहीं था, वो प्रॉपर जो है ग्राफ ये एमसी वाला तो ऐसा ही था और ये जो एसी वाला था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, तो बस वो डिफरेंस था आपके एवीसी और एसी कर्व में होता है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये जो आपका इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला रिलेशनशिप देखें, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एवीसी। ठीक है, दैट इज एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का क्या रिलेशनशिप है ये समझते हैं। सो एसी इज ग्रेटर देन एवीसी बाय द अमाउंट ऑफ एएफसी। एसी जो है वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, एवीसी से, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। कितने अमाउंट से ज्यादा होने वाला है, तो वो ज्यादा होगा जितना भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है उतने से। ठीक है, तो ये हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा ही कि एसी और एवीसी कभी भी इक्वल नहीं होंगे, कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि एसी में एएफसी वाला अमाउंट भी जो है या जो फिगर है वो भी एडेड है। ठीक है, फिर द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन AC and AVC curve continues to fall with increase in output। जो वर्टिकल डिस्टेंस है किसके बीच में, AC और AVC कर्व के बीच में, वो क्या होता है, वो कंटिन्यूसली वो कंटिन्यूसली फॉल होता है विद इंक्रीज इन आउटपुट। और ये चीज मैंने आप लोगों को जब एवरेज कॉस्ट समझाया था अभी, तब भी बताया था कि ये जो दोनों कर्व्स हैं ये धीरे 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 क्या होते हैं, पास आने लगते हैं, लेकिन दे बोथ कांट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इनके बीच में क्या है, इनके बीच में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कभी भी एसी कर्व और एवीसी कर्व को इंटरसेक्ट नहीं होने देता है। ठीक, तो इसलिए जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो कम होगा लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। वो AC एंड ABC कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज AFC कैन नेवर बी जीरो। और ये दोनों जो कर्व्स है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, बिकॉज AFC जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। राइट, यही चीज मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई।
देन ये हुआ हमारा किसके बीच का रिलेशनशिप, AC एंड ABC के बीच का रिलेशनशिप, जो कि आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया है। बोथ AC एंड ABC कर्व्स आर यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये चीज भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इनका यू शेप क्यों होता है, क्यों ये फॉल होते हैं पहले कॉस्ट, फिर वो उनके मिनिमम पॉइंट पर पहुंचते हैं और फिर वो राइज ही होते हैं। उसके पीछे का रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। MC कर्व कट्स ABC एंड AC कर्व एट देयर मिनिमम पॉइंट, ये चीज भी हमें पता है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने MC और AC का रिलेशनशिप देखा और हम लोगों ने MC और ABC का रिलेशनशिप देखा, जिसमें कि हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि दोनों ही में जो रिलेशनशिप है वो एग्जैक्टली कैसा है, सेम है। ठीक है, तो MC कर्व जो है वो AC और ABC कर्व दोनों को ही उनके मिनिमम पॉइंट पर क्या करता है, कट करता है। ठीक है, द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC कर्व लाई ऑलवेज टू द राइट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC कर्व। जो मिनिमम पॉइंट है किसका, AC कर्व का, वो हमेशा किसके राइट में आने वाला है, ABC कर्व के राइट में ही आने वाला है, ABC कर्व के मिनिमम पॉइंट के राइट में ही आएगा। ठीक है, अब इसका जो है आप लोगों को ये याद रखना है, जिसकी हेल्प से आप ग्राफ भी बिल्कुल जो हो एकदम सही बना सकोगे। ठीक है, अब इसको ग्राफ के साथ में और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ग्राफ में हम लोगों ने AC, ABC और MC तीनों को ही ले लिया है। अब हमें पता है कि जो AC कर्व है, ये वाला कर्व, वो हमेशा किसके ऊपर रहेगा, वो हमेशा जो है आपके इस ABC कर्व के ऊपर रहने वाला है। ABC कर्व को मैं रेड से बना देती हूं, बिकॉज ABC और MC कर्व में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा है। तो जो रेड वाला है वो कौन सा है, हमारा ABC कर्व है। ये जो ब्लैक जा रहा है वो MC कर्व है, और ये जो ऊपर वाला कर्व है ये क्या है, AC कर्व है। AC कर्व हमेशा ABC के ऊपर आने वाला है, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो ABC होगा। ये यहाँ पर भी ABC का डिफरेंस है और ये भी क्या है, ABC का डिफरेंस है। ये जो है ये जो इनके बीच का गैप है वो डिमिनिश होता जाता है जैसे जैसे जो हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे जो है प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे। MC कर्व जो है वो दोनों को ही क्या कर रहा है, मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट इज MC कर्व जो है वो आपके ABC कर्व को यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। ये है B पॉइंट जो है वो किसका मिनिमम पॉइंट है स्टूडेंट्स, ABC का। और यहाँ पर जो ये MC कर्व कट कर रहा है किसको, AC कर्व को। तो ये जो A पॉइंट है ये है AC का मिनिमम पॉइंट। ठीक है, तो A जो है वो हो गया आपका AC का मिनिमम और B जो है वो हो गया आपका ABC का मिनिमम। अब अगर हम देखें तो जो चीज हमने बोली कि जो AC का मिनिमम पॉइंट है वो हमेशा ABC के मिनिमम पॉइंट के राइट साइड पे रहने वाला है। तो ये जो B पॉइंट है इसके राइट पर क्या है, आपका A है। ये मेरा राइट हैंड है, इस साइड हम देख सकते हैं राइट साइड पर है, तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो इस चीज को याद रखो, जिसकी हेल्प से जो है ना आपको कर्व बनाने में भी क्या रहेगा, कर्व बनाने में भी जो है ये चीज आपको हेल्प करेगी, ये चीज आप लोगों के लिए इजी रहेगी। तो इसलिए इसे भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो आई गेस कि ये AC, ABC और MC के बीच का जो रिलेशनशिप है यह आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि आपको ये कैसे ये सब कुछ जो है करना है और ये इन तीनों के ही बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। हम लोगों ने AC, MC को सेपरेटली पढ़ा, हमने MC, ABC को सेपरेटली पढ़ा, हमने जो है फिर उसके बाद में AC और ABC पढ़ा, और अब जो है तीनों को ही हमने एक ही ग्राफ पर बता दिया। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को ये जो तीनों के ही बीच का जो रिलेशनशिप है ये अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़े तो आगे हमारे पास में क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन to the total cost when one more unit of output is produced. MC is calculated as MCN is equals to TCN minus TCN minus 1. Now students यहाँ पर एक heading जरूर ले लेना, और वो ये है कि relationship between total cost and marginal cost. ठीक है, अब जो है हम देख रहे हैं रिलेशनशिप किसके बीच का, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो देख रहे हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है एडिशन टू दी टोटल कॉस्ट। ठीक है,
कि आपके जो टोटल कॉस्ट है उसमें कितना एडिशन हो रहा है, एक यूनिट ऑफ आउटपुट के बढ़ने से कितना जो है कॉस्ट और ज्यादा इनकर किया जा रहा है, इसको फाइंड आउट करना भी हम लोगों ने देख लिया था। फिर व्हेन टीसी राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट एमसी डिक्लाइंस, जब तक टोटल कॉस्ट जो है वो डिमिनिशिंग रेट से अगर राइज होता है तो जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होता है, वो डिक्लाइन होता है, ठीक है। उसके बाद में व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इन टीपी इन टीसी स्टॉप्स डिमिनिशिंग एमसी इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट, जब टीसी जो है वो डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज होना स्टॉप कर देता है तो जो एमसी है वो क्या हो जाता है, वो आपके मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है। व्हेन द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग द मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, और जब जो इंक्रीज है टोटल कॉस्ट में वो बढ़ने लगता है तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होने लगता है। अब इस चीज को जब हम अपने ग्राफ से पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और वो ग्राफ हमारा कुछ ये है स्टूडेंट्स। इसी के साथ में ये जो इसमें हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा है बिटवीन टीसी एंड एमसी, इसके अलावा हम एक और ग्राफ देखते हैं, और वो ग्राफ हम ले रहे हैं ऑफ टीपी एंड एमपी, ठीक है। हम क्या लें, टीपी और एमपी का एक ग्राफ ले लें। तो ये हम लोग एक और ग्राफ लेते हैं। टीपी और एमपी हम लोग कहां पढ़ चुके हैं, अपने प्रीवियस वाले चैप्टर में, ठीक है। ये आया हमारा टीपी, ये इस टीपी का क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, तो यहां पर हम क्या बता दें, एमपी का जो है मिनिमम पॉइंट, राइट। ये मिनिमम पॉइंट आ जाएगा किसका, एमपी का, ये हमें पता है, मतलब कि 0 आ जाएगा, सॉरी। अब जो है ये टीपी एमपी बन गया हमारा। अब आते हैं हम टीसी और एमसी पर। जब तक टीसी किससे इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखो, जब हम टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहां पर कुछ हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, और जब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, ठीक है, उस पॉइंट तक, मतलब कि यहां पर जो है इस पॉइंट के पहले, इस ए पॉइंट के पहले जो टीपी है वो राइज होता है कौन से रेट पर, इंक्रीजिंग रेट पर। ये फेज 1 है हमारा, ये फेज 2 है हमारा, और ये फेज 3 है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसको समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, और अगर आपने पढ़ा है तो आपको सब कुछ क्लियर होगा ही होगा। तो फेज 1 में जो आपका टीपी होता है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, तो आपका जो मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। सेकेंड फेज पर आओ, सेकेंड फेज पर क्या हो रहा है, सेकेंड फेज पर जो आपका टीपी है वो डिमिनिशिंग रेट से जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। तो फिर आपका जो एमपी है वो क्या होता है, वो फॉल होने लगता है, राइट। वो क्या हो रहा है, वो फॉल हो रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां तक क्या हो रहा है, ये ई पॉइंट तक, ये जो आपका टीसी है ये डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। तो जब ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है तो हम लोग देख सकते हैं कि एमसी क्या हो रहा है, एमसी फॉल हो रहा है, राइट। आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है ये फॉल हो रहा है जब तक आपका टीसी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर, ठीक है, जब आपका जो टीसी है वो डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज होना चेंज करे और फिर वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, उस पॉइंट पर, मतलब कि ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम बोल सकते हैं, वहां पर हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। उस पॉइंट पर आपका जो एमसी है वो कहां पर रहेगा, उसके मिनिमम पर रहेगा। मतलब कि जब आपका टोटल कॉस्ट उसका जो फेज है वो चेंज करेगा तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो उसके मिनिमम पर होने वाला है। लेकिन उसमें हम कुछ और देखते हैं, उसमें जो है हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 होता है, उसमें मिनिमम तो हम खैर नेगेटिव पे जाते हैं इसलिए उस साइड मिनिमम आता नहीं है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला जो एक सिनेरियो है कि डिमिनिशिंग रेट पर फॉल हो रहा है, तो वहां पर भी डिमिनिशिंग रेट पर जो है वो फॉल होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो टीसी है ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लगता है, तो आपका एमसी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि जब टीसी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो एमसी है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है राइज। और अगर यही चीज मैं अपने टीपी और एमपी में देखूं तो देखो इस ए पॉइंट के पहले, इस फेज 1 में यहां पर जो आपका टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, तो इस पॉइंट तक हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एमपी है वो क्या होता है, राइज होता है। तो वही चीज यहां पर हुई है, बस डिफरेंस क्या होता है कि जब हम टीपी एमपी पढ़ते हैं
तो हमारा इंक्रीजिंग रेट पहले आता है और डिमिनिशिंग रेट बाद में आता है। लेकिन जब हम कॉस्ट पढ़ते हैं तो कॉस्ट में पहले डिमिनिशिंग रेट आता है और फिर इंक्रीजिंग रेट आता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। बाकी इनके बीच का रिलेशनशिप सेम है ना, कि जब डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तो ये फॉल हो रहा है, यहां पर भी हम वही देख रहे हैं, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर ये फॉल हो रहा है। फिर आगे देखें तो ये जो है यहां पर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तो ये राइज होता है, तो इधर हम देख सकते हैं इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तो ये जो MC है वो क्या है, वो राइज हो रहा है। ऑलराइट, तो मतलब कि इससे ये है कि हमने अगर एक चीज अच्छे से पढ़ी है तो उसकी हेल्प से हम दूसरे को भी आंसर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बनाया कि देखो एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा सा जो है कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। और इसी के कारण मैं बोल रही हूं कि आप लोगों के लिए ये जरूरी है कि आप हर एक चीज को सीक्वेंस वाइज पढ़ो, हर एक चीज को जो है आप सीक्वेंस के साथ में लिखो, ठीक है। तो इसलिए ये चीज क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आई गेस कि आप लोगों को TC और MC का जो रिलेशनशिप है ये अच्छे से क्लियर हो गया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि आपको इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, आपको इसे कैसे लिखना है। ऑलराइट, तो फिर इसी के साथ में हम लोग जो है अपने इस चैप्टर को करते हैं एंड आई होप सो कि आप सभी लोगों को एक एक चीज जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप लोगों को ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर के हर एक कंसेप्ट जो है ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। विद दिस स्टूडेंट्स हम लोग इस चैप्टर के एंड पर आते हैं और अब जो एक छोटी सी चीज है दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं ये सीख ले। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, गूगल ओपन करना है और उस पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com। जब आप ये सर्च करोगे तो जो वेबसाइट है वो हो जाएगी आपके सामने ओपन। आपको करना है इसे स्क्रॉल, जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने जो है ऑप्शंस आने वाले हैं, क्या, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के अंडर आपके पास में वेरियस ऑप्शंस हैं लाइक NTSC, ओलंपियाड, क्लास 12th 11th, ये सारे ऑप्शंस, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है आपको करना है उस पर क्लिक। जैसे कि हमें क्लास 11th इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हम क्लास 11th पर जो है टिक करेंगे, उस पर टैप करेंगे, तो वो करने से इसके अंदर की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी आपको क्या हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी। यहाँ पर आपको कुछ 8 प्लेलिस्ट दिख रही है, लेकिन जब आप वेबसाइट देखोगे तो आपको जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी आपको क्या हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी। बात करें हम इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स की आपको 4 प्लेलिस्ट मिलने वाली है। 4 किस चीज की, 4 मिलेंगी, 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स और 2 ही स्टैटिस्टिक्स की। 2 क्यों है, एक में हम लोगों ने कराया अपना NCERT का सब कुछ सॉल्व डिटेल में, उसके बाद में एक जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेगा संदीप गर्ग की एक एक चीज सॉल्व। सेम गोज टू स्टैटिस्टिक्स एंड सेम गोज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसलिए जो है 4 प्लेलिस्ट है और आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम अच्छे से जो है हर एक चीज लिखी हुई है। लाइक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स NCERT, माइक्रो इकोनॉमिक्स NCERT, तो क्लियर है कि कौन सी प्लेलिस्ट में आपको कौन से टॉपिक्स मिलेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग एंड स्टैटिस्टिक्स संदीप गर्ग, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। नाउ हमने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग पढ़ना है तो ये वॉच नाउ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा, इसमें स्टूडेंट्स आपके जो सारे चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है और उनके जितने भी टॉपिक्स है वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिलेंगे। अब जैसे कि हमें कोई भी चैप्टर पढ़ना है लाइक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके अंदर उसके जितने भी टॉपिक्स अवेलेबल है वो आपको दिख जाएंगे। जो पढ़ना है उसके सामने वॉच नाउ का ऑप्शन है, वॉच नाउ पर क्लिक करें तो जो वीडियो है वो हो जाएगा प्ले। इफ अगर नेक्स्ट वीडियो पर जाना हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना, इफ अगर नेक्स्ट पर नहीं जाना हो कुछ और देखना हो तो यहाँ से कैंसिल करना। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो वापस हो जाएगा ओपन। फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप करें उसे सब्सक्राइब, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।